Hello students, my name is Navdeep. I'm economics teacher. I feel most of the students are facing problem which subject they should choose for class 11th from maths, economics or some more subjects of arts stream. So I made this video. Please watch this video carefully. This video helps you to choose your subject. This video helps you to decide whether you should choose economics as subject for class 11th or not. Let's come to the point. Firstly, I will inform you this economics of class 11th or 12th is totally different from that economics which you studied in class 9th or 10th in social studies. Okay, so consider this. I want to tell you the meaning of some terms: economics, economy, economic problems, microeconomics, macroeconomics, statistics for economics, and Indian economic development. I will give you introduction of all these terms. Firstly, what is economics? Economics is that branch of study which deals with all economic problems which arises due to scarce means and unlimited needs and wants. इकोनॉमिक्स क्या होती है? इकोनॉमिक्स एक ऐसी ब्रांच है स्टडी की जिसमें हम इकोनॉमी की सभी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ डील करते हैं. अब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के साथ तो डील करते हैं इस ब्रांच ऑफ स्टडी में, लेकिन वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, वो भी हमें पता होना चाहिए. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्यों होती हैं? अभी मैंने यहाँ वर्ड यूज़ किए थे, स्कार्स रिसोर्सेज एंड अनलिमिटेड वांट्स. अब देखो, हमारी इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो यहाँ क्या है, लोगों की डिमांड्स, उनकी वांट्स तो अनलिमिटेड हैं. मतलब लोग चाहते तो बहुत कुछ हैं, पर जो उनके पास मीन्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड हैं, स्कार्स हैं, उनकी कमी है. अब यहाँ पे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि अगर किसी पर्सन के पास 10,000 रुपीज़ है, ठीक है, 10,000 उसकी मंथली इनकम है. अब अगर वो सोच रहा है, उसकी इनकम तो लिमिटेड है 10,000, पर उसकी डिमांड्स अनलिमिटेड है. वो सोच रहा है कि उसे 10,000 रुपीज़ में रेंट पर एक अच्छा घर भी मिल जाए रहने के लिए, वो अच्छा खाना पीना भी अपना कर ले और कपड़े भी अपने लिए ख़रीद ले, एक अपने फ़ोन का रिचार्ज भी करवा ले, और बहुत खर्चे होते हैं छोटे मोटे, वो सारा कुछ उसमें से कर ले. अब ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है. वो इस 10,000 रुपीज़ में हो सकता है अपनी सारी डिमांड्स को ना भी पूरा कर पाए. एक होता है ना कि जो हमारे लिए नेसेसिटी है हम उसको पूरा कर रहे हैं, उसको तो हम स्कार्स रिसोर्सेज से पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो डिमांड्स अनलिमिटेड होती हैं, उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो कम पड़ जाते हैं. अब वो 10,000 में से सोच रहा है कि वो सारा कुछ ही कर ले. अगर वो सोचे मैं 10,000 में लग्जरीज भी परचेज कर लूँ, तो तब इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है. ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी विच डील्स विद इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स विच अराइजेज ड्यू टू स्कार्स मीन्स and unlimited demands of human being. Now, meaning of economics is clear. Now, what is economy? Economy क्या होती है? Economy is that system in which all economic activities are performed. Economy वो वाला सिस्टम होता है जिसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है. अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं? जो प्रॉफिट मेकिंग के लिए की जाती हैं. ठीक है,
अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में क्या क्या कवर होगा, देखो प्रोडक्शन आपको पता है क्या होता है, जब इनपुट्स को आउटपुट्स में जनरेट किया जाता है। इनपुट्स को आउटपुट में जनरेट करने की जो प्रोसेस होती है, ट्रांसफॉर्म करने की जो प्रोसेस होती है, उसी को ही प्रोडक्शन बोला जाता है। इनपुट होता है कि जो हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाने पड़ते हैं उसके लिए। आउटपुट मतलब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ। डिस्ट्रीब्यूशन, अब जो आउटपुट आया हमारे पास उसको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना। जैसे अगर प्रोड्यूसर ने बनाया तो उसको कस्टमर तक पहुंचाना भी तो है। और अगर लेबर है, लेबर ने काम किया तो उसको जो पैसा कमाया प्रोड्यूसर ने उसमें से उसको इनकम भी तो देनी है ना, उसको उसके लिए इनकम भी डिस्ट्रीब्यूट करनी है, लेबर को इनकम भी उसी में से ही होगी। और अगर प्रोड्यूसर ने जो बिल्डिंग ली हुई थी वो रेंट पे ली हुई थी तो उसके लिए रेंट भी पे करना है उसी इनकम में से। तो ये सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, ठीक है। उसके बाद है एक्सचेंज। एक्सचेंज होता है बायर और सेलर के बीच में जो गुड्स और सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है उसके बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। कंजप्शन होता है जो गुड्स बन के तैयार हो गई, गुड्स या सर्विसेज, उनको जब हम यूटिलाइज करते हैं। यूटिलाइज क्यों करते हैं, कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो क्यों यूटिलाइज करेगा चीज़ों को, ताकि वो सेटिस्फाइड रह सके। अब कुछ लोगों को लगता है कि कस्टमर और कंज्यूमर दोनों का मीनिंग सेम है, बट बोथ आर डिफरेंट। कस्टमर क्या होता है, जो चीज़ परचेज करके लेके आया, गुड्स या सर्विसेज को जो परचेज करता है। और कंज्यूमर कौन होता है, जो गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करता है, ना कि परचेज करता है। अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको टॉय चाहिए, तो वो टॉय खुद तो नहीं खरीद के ला सकता, टॉय उसके लिए कोई और ही खरीद के लेके आएगा ना, उसके पेरेंट्स खरीद के लेके आएंगे फॉर एग्जांपल। तो पेरेंट्स कस्टमर है और उस टॉय को यूज़ कौन कर रहा है, बच्चा कर रहा है, तो बच्चा कंज्यूमर है। ओके, these are economic activities. Now meaning of economy is also clear. It is that system in which all economic activities are performed. इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्लियर हो चुके हैं। अब जो इकोनॉमिक्स होती है ना, इसका जो स्कोप होता है वो क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। दो तरह की इकोनॉमिक्स है यहाँ। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो मीन्स ऑन स्मॉल लेवल, इकोनॉमिक्स का मतलब आपको पता ही है। ऐसे ही मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मीन्स ऑन लार्ज लेवल, इकोनॉमिक्स का मतलब आपको बता ही दिया मैंने। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है कि जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को स्मॉल लेवल पे स्टडी किया जाएगा जिस ब्रांच में, उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ स्टडी इन विच इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टडीड ऑन स्मॉल लेवल, एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स in which all the economic issues are dealt on larger level. बहुत बड़े लेवल पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डील किया जाएगा। अभी एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक फर्म की सेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म की सेल के बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक फर्म के किसी इशू के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो स्मॉल लेवल पर हो गया, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। अगर हम पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे हैं, पर कैपिटा इनकम, वो भी स्मॉल लेवल की बात कर रहे हैं ना, कि एक बंदे के हिस्से में ऑन एन एवरेज बेसिस कितनी इनकम आती है, तो वो भी स्मॉल लेवल पर है। वो ऐसे इन सारी चीज़ों को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में डील करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब जब लार्ज लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, जैसे नेशनल इनकम मतलब पूरी कंट्री की इनकम की बात कर रहे हैं हम, तो ये बड़े लेवल पर हो गया ना, तो इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करेंगे। ऐसे ही हम इन्फ्लेशन की बात करें या डिफ्लेशन की बात करें, इन्फ्लेशन कैसी सिचुएशन होती है, हम महंगाई वाली सिचुएशन इसको बोल सकते हैं। महंगाई में क्या होता है, जो इंडियन रुपी होता है ना, उसकी वैल्यू कम हो जाती है और मार्केट में मनी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। डिफ्लेशन की बात करें, डिफ्लेशन मंदी वाली स्थिति होती है, उसमें क्या होता है, रुपये की वैल्यू बढ़ जाती है और मनी की सप्लाई कम हो जाती है। तो इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन ऑल ओवर इकोनॉमी, पूरी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है इन चीज़ों को, तो ये भी लार्जर लेवल पर स्टडी की जाती हैं, तो ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएंगी। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसे आप क्लास 11th में स्टडी करोगे, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको आप क्लास 12th में स्टडी करोगे। नाउ स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स को आप क्लास 11 में स्टडी करोगे,
इसमें कौन कौन से कंसेप्ट आते हैं, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा 10th क्लास में, मीन मीडियन मोड, वो चीज़ें यहाँ पे कवर होंगी। इसके अलावा आपने बार ग्राफ्स पढ़े होंगे, पाई चार्ट्स पढ़े होंगे ना अभी 10th लेवल तक, वो भी इसमें कवर हो जाते हैं। और इसके अलावा कुछ नई चीज़ें भी यहाँ पर ऐड हो जाती हैं, फॉर एग्जांपल कोरिलेशन एंड इंडेक्स नंबर्स, ये सब कुछ आपको यहाँ पे नया सीखने को मिलेगा। और डेटा, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ डेटा, सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ डेटा, इंट्रोडक्टरी चैप्टर है फर्स्ट, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स के लिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब है कि आपके पास इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल पोर्शन भी है एट क्लास 11th एंड 12th लेवल। माइक्रो और मैक्रो में आपको डायग्राम्स मिलेंगे क्वेश्चंस में, तो माइक्रो और मैक्रो डायग्रामेटिक वे से आपको एक्सप्लेन की जाएगी। तो ये डायग्राम्स पर बेस्ड है, माइक्रो और मैक्रो। स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल बेस्ड है, एंड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये कम्प्लीटली थ्योरी बेस्ड है। इसमें इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ही क्या मतलब है, इसमें क्या है, इंडिया की जो इकोनॉमी है उसकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से कंसेप्ट आपके लिए समझने ज़रूरी हैं वो सारे आएंगे। और जब ब्रिटिशर्स इंडिया में थे उस टाइम पे इंडिया की इकोनॉमी कैसी थी वो भी आप इसमें पढ़ोगे। और इंडिया की इकोनॉमी की डेवलपमेंट करने के लिए जो जो भी कंसेप्ट हैं, जैसे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे वो आप इसमें पढ़ोगे। पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल, इस टाइप के जो थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं वो आप यहाँ पर पढ़ोगे। फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑल दीज चैप्टर्स were covered under are covered under Indian economic development. So ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती थी। अब आपको एक ओवरव्यू मिल गया है कि आप क्लास 11 में क्या पढ़ोगे, क्लास 12 में क्या पढ़ोगे, और अभी तक जो आपने 10th तक पढ़ा था उसमें आप पढ़ चुके हो, तो आपको ज़्यादा अच्छे से पता है कि उसमें आपने क्या क्या पढ़ा है। आप रिलेट कर सकते हो अब उस इकोनॉमिक्स को इस इकोनॉमिक्स के साथ। अब इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट बनता है या आपको लगता है कि आप इस सभी में कंफर्टेबल हो जो अभी आपने पढ़ा, तो आप उसके बेस पर थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल सकती है कि आप देख सकते हो आप चूज़ करना चाहते हो इकोनॉमिक्स को एज सब्जेक्ट या नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मोस्ट वेलकम, एंड अगर आपको लगता है कि आप इस सभी में आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स रखे, तो दैट इज़ योर चॉइस, यू कैन टेक योर डिसीजन accordingly. No pressure from my side. This video is only for helping you to take your decision. Thank you.